चलिए दोस्तों, आज चूंकि आइजैक न्यूटन का बर्थडे है जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, हम आज जूलियन कैलेंडर को नहीं मानते। तो कुछ यूनिवर्स की सैर करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके सामने में स्टीफन हॉकिंग की जो किताब है इसके बारे में बहुत सारी बातें रखी, मगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई है, कहीं कुछ छूट रहा है। कुछ ब्लैक होल के बारे में भी मैंने कुछ बातें रखी, शायद उसमें कहीं कमतर पड़ गई। तो ऐसा है दोस्तों कि मुझे लगा कि फिर से करते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हम देखते हैं तो उसमें हमको 200 करोड़ 200 बिलियन गैलेक्सीज हमें दिखाई देती हैं। हर गैलेक्सी में तकरीबन 200 बिलियन तारे हैं। इतना बड़ा ये हमारे सामने में एक यूनिवर्स है। आज हम जानते हैं कि 92 बिलियन माइल्स अक्रॉस ये यूनिवर्स है। लाइट जो है वो सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल कर जाती है। हम अभी M87 एक ब्लैक होल जिसकी तस्वीर पहली बार 2017 में ली गई थी, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। M87 का जो ब्लैक होल है वो वर्गो सुपर क्लस्टर में है। आसमान में जब ये देखा गया तो वो वर्गो सुपर क्लस्टर में है। M87 इतना बड़ा ब्लैक होल है दोस्तों कि 650 करोड़ सूरज का जो मास है उसके बराबर का वो ब्लैक होल है। हम अभी जितने ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, वन ऑफ द मैसिव ब्लैक होल, सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक है। इतना बड़ा ये यूनिवर्स है हमारे सामने में। अक्सर मैं जब भी कभी ये बातों को रखता हूं तो एक निहिलिस्ट फिलॉसफी, कई मेरे दोस्त जो है, जब मैं अपने भी इर्द गिर्द अपने दोस्तों के बारे में इस तरह की बात करता हूँ, इस यूनिवर्स की ब्यूटी के बारे में, तो वो कहते हैं यार ये फिर इस जीवन का मतलब क्या, फिर इस पर्पस क्या, जब हम हमारी यूनिवर्स के सामने में क्या औकात है, फिर हम क्या है यूनिवर्स के सामने में। चलिए मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि इसको ऐसे सोचिए। मैंने अभी कुछ देर पहले सौंदर्य की ब्यूटी की बात करी। ब्यूटी सोचिएगा मेरी बात पे ना, ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने का सौंदर्य को इस तरह से सोचिएगा। अगर आप और मैं इस तथ्य को जानने के लिए नहीं है, 200 बिलियन गैलेक्सीज में 200 बिलियन तारे जितना यूनिवर्स हमें दिखाई दे रहा, 1378 करोड़ साल पहले ये शुरुआत होती है, वहां से बढ़ के आज ये यूनिवर्स 92 बिलियन लाइट ईयर जो है, ये मतलब इतना बड़ा इसका फैलाव हो चुका है, अभी भी एक्सपांड हो रहा है। अगर आप और मैं इस तथ्य को जानने के लिए नहीं है तो यूनिवर्स इस पूरी बात का अंडा देगा क्या? फिर इस यूनिवर्स का मतलब क्या? M87 ब्लैक होल सबसे मैसिव ब्लैक होल्स में से एक है, मान लिया 650 करोड़ सूरज के जितना मास है उसका, मान लिया। अगर आप और मैं इस तथ्य को जानने के लिए नहीं है, हम ये बात को नहीं जानते हैं, उस M87 के होने का मतलब क्या? एक चींटी जो है वो भी तो इस पृथ्वी में एक जीव है, एक पक्षी भी है, एक कौवा है, बिल्ली है, गिलहरी है। उनको पता है क्या M87 के बारे में? आपको और मुझको पता है। अगर आप और मैं नहीं है, सिर्फ इस बात को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, इतने बड़े यूनिवर्स का मीनिंग क्या? जो लाइट हमारे और आप तक पहुंचती है वो सूर्य के सरफेस से, सन के सरफेस से तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वो जो लाइट है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है सन के कोर के अंदर में, वहां से लेकर, कोर से लेकर सन के सरफेस तक आने में उस लाइट को 2 लाख साल ऑन एन एवरेज लगे हैं। कल सुबह जब सूरज की किरणें फूटेंगी, कल जब सवेरा होगा, तो धूप में अपने हाथ को थोड़ा सा लगा के देखिएगा। जो धूप आपके हाथ में पड़ रही है, यह धूप उस समय की है जब अभी तक होमोसेपियंस ही नहीं आए थे पृथ्वी पे। ऑन एन एवरेज 2 लाख साल पुरानी वो लाइट है जो कोर से निकल के सन के सरफेस तक आई है। सन के सरफेस से हमारे पास आने में 8 मिनट लगे हैं। ये पूरी जो बात है, अगर आप और मैं इसे जानने के लिए नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? हमारे सामने यूनिवर्स की, अगर यूनिवर्स के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, इतना बड़ा, इतना विस्तृत ये ब्रह्मांड है, तो अगर हम नहीं हैं, अगर मैं नहीं हूं बोलने वाला, अगर आप नहीं है सुनने वाले, अगर आप नहीं है समझने वाले, अगर मैं नहीं हूं देखने वाला, अगर मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, तो फिर इस यूनिवर्स का मतलब क्या?
फिर बनते रहे सूरज में रोशनी। एक बिल्ली भी तो है, कुत्ता भी तो है, गिलहरी भी है, चूहा भी है, उनको तो कोई मतलब नहीं। आप और मैं यूनिवर्स की इस ब्यूटी को जानने के लिए यहां पे मौजूद हैं। तो हमें जितना शुक्रगुजार हम यूनिवर्स का हैं, यूनिवर्स दरअसल आपके और मेरे जरिए अपनी ब्यूटी को रिवील करती है। ये है हमारे और आपके और इस अत्यंत विशालकाय ब्रह्मांड के होने का पर्पस। ये है सौंदर्य। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए। तो भाई, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, तो हमें अर्थ दिख रहा है। मैं एक यूनिवर्स के आपको सौर एक सैर कराना चाहता हूं। यूनिवर्स जो है ये तकरीबन 1400 करोड़ साल पहले बना है। जो नए नए सितारे हैं वो थोड़े से बड़े हुआ करते थे। जब जो शुरुआती सितारे थे वो कुछ बड़े हुआ करते थे, वो आज के जैसे नहीं थे। ठीक है, आज हम बिग बैंग नहीं, आज हम कुछ और हम बात करते हैं कि जो तारे हैं, जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, जब हम छोटे थे तो हमें लगता था पता नहीं ये क्या है, ये चमकीली गेंदें हैं, ये क्या चीज है। कवियों ने इस पे बड़ी कविताएं लिखी हैं, बड़े साहित्य लिखे गए। हम 2 लाख साल से ह्यूमैनिटी इस पे विस्मित होती रही। फिर से मैं आपको तारों की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि पिछली स्टीफन हॉकिंग की सीरीज में मैंने ब्लैक होल पे बात करी थी। तो भाई जो तारे हैं, ये नेब्यूला जो है, ये जो बहुत ही बड़े क्लाउड जो होते हैं गैस के, ज्यादातर हाइड्रोजन के जो क्लाउड हैं, ये उनमें पैदा होते हैं। तारों का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। वो आपकी और मेरे जैसे 70 80 90 100 साल तक के नहीं होते। वो दरअसल लाखों साल, और कुछ तारे जो हैं वो करोड़ों अरबों साल पुराने होते हैं। जितने बड़े तारे होंगे उनका जीवन उतना ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल, यानी हाइड्रोजन उनका न्यूक्लियर फ्यूल है, वो उसे उतनी जल्दी खपाते हैं। तो जितना बड़ा तारा, उसकी उम्र उतनी कम। हाँ, और जो दूसरे तारे हैं हमारे सूरज के जैसे, जो फिर भी थोड़े से छोटे हैं, वो अगर कम रेट में अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खपा रहे हैं, तो ये करीब 10 बिलियन ईयर तक जीवित रह सकते हैं, 1000 करोड़ साल तक। बहुत ज्यादा बात इस जो असल बात है, बहुत बड़े बड़े तारों के बारे में और छोटे तारों के बारे में और जो मध्यम तारे हैं उनके बारे में, इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका साइज कितना है, उनका जीवन कितना चलेगा। तो मान लीजिए अगर कोई एक तारा है बहुत बड़ा, अगर मैं सन के मास के 8 गुना जो तारा है, हम उसे कह देते हैं मैसिव है ये तारा, एक मैसिव स्टार है। तो ये जो मैसिव स्टार है दोस्तों, ये बिल्कुल जो नेब्यूला है, जो जाइंट क्लाउड है गैसेस के, ये वहां पे फॉर्म होता है। होता ये है कि बहुत हाइड्रोजन के वहां पे जो गैस है उसके क्लाउड हैं, लेकिन फिर ग्रेविटी, अदृश्य हाथ ग्रेविटी का, वो अपना काम करना चालू करता है और वो दो हाइड्रोजन के एटम्स को एक साथ चिपकाने की कोशिश करता है। मुश्किल क्या है कि जो दो प्रोटॉन है वो एक साथ नहीं रहना चाहते, वो भागना चाहते हैं एक दूसरे से दूर। लेकिन ग्रेविटी जो है ये इन्हें बेहद इमेंस एनर्जी के साथ में एक दूसरे से ज्वाइन करती है, और जैसे ही ज्वाइन करती है वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन चालू होता है और गामा रे का बर्स्ट होता है। जो फोटोन जब निकलता है तो वो गामा रे के रूप में होता है, और फिर वहां से वो अपनी यात्रा को शुरू करके सतह तक आता है। तो स्टार का जन्म होता है। फिर एक वक्त आता है कि वो स्टार जो है वो सुपर जाइंट के फेज में चला जाता है। ये उसके अलग अलग जो है न्यूक्लियर फ्यूल के बर्न होने के स्टेजेस हैं। तो हमारा सूर्य भी एक दिन सुपर जाइंट में चला जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ा तारा है और उसने अपनी सारी ऊर्जा को खपा लिया, तो फिर उसका एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ज्यादा बड़े तारे बन जाते हैं ब्लैक होल। वो स्पेस टाइम का एक फैब्रिक, एक चादर आप समझ लीजिए। स्पेस, अंतरिक्ष, टाइम, समय, उन दोनों को मिला के आइंस्टाइन ने एक ज्योमेट्रिकल आइडिया दिया है। एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, उसमें एक बहुत बड़ा कर्वेचर बना देते हैं। अमूमन जो सूरज से 20 गुना बड़े तारे होते हैं वो ब्लैक होल बन जाते हैं, और जो सूरज से 20 गुना कम बड़े तारे होते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुछ छोटे छोटे तारे भी होते हैं
जो कि सूरज से तकरीबन 8 गुना कम होते हैं। तो उनका भी एक रेड जाइंट फेज होता है, फिर उसके बाद में वो एक प्लेनेटरी नेब्यूला के शेप में जाते हैं, फिर वो एक व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, हमारे देश में एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हुए हैं हमारे देश के, उनकी एक चंद्रशेखर लिमिट है जो ये सीमा तय करती है कि अगर कोई तारा सूरज के 1.44 गुना अगर उसका मास है तो वो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। ये एक चंद्रशेखर की लिमिट है। और फिर वो तारे जो है आखिरी में जाके ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सूरज से तकरीबन 8 गुना तारे जो हैं ये ब्लैक होल बन सकते हैं, और सूरज से 20 गुना बड़े जो तारे हैं ये ब्लैक होल बन सकते हैं, और सूरज से 20 गुना कम अगर बड़े तारे हैं तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। सूरज से तकरीबन 8 गुना कम वजनी अगर कम मैसिव अगर तारे हैं तो वो धीरे धीरे करके रेड जाइंट और उसके बाद व्हाइट डॉर्फ और आखिरी में जाके ब्लैक डॉर्फ बन के वो शांत हो जाते हैं। तो ये एक तारों की पूरी संरचना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सूर्य के अंदर बिल्कुल यही चल रहा है, एक कन्वेक्शन का जोन है, और ये आपको एक लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन जो है ये हमेशा एक जो सूरज के कोर के अंदर ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद में ऐसा होता है कि फिर वो अगर मान लीजिए पूरा हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद वही वो कार्बन ऑक्सीजन और इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के जो हैवियर एलिमेंट्स हैं ये इनमें कन्वर्ट होता चला जाता है। जब कोई तारा अपने पूरे हाइड्रोजन को एग्जॉस्ट कर लेता है तो वो फिर मरने की उसकी शुरुआत होती है। फिर वो हीलियम जो है, जो स्टार का कोर है, वो और न्यूक्लियर रिएक्शन करने चालू करता है, वो और ज्यादा ब्राइट होना चालू हो जाता है, और फिर वो स्टार का जो हीलियम है वो और थोड़े जो हैवियर एलिमेंट है जैसे कार्बन ऑक्सीजन, और ये प्रक्रिया आखिरी में जाके आयरन में खत्म होती है, इनके फ्यूजन होने वहां पे चालू हो जाते हैं, जिससे कि तारे का जो कोर है ये सिकुड़ना चालू कर देता है। तारा जिंदा तो रहता है लेकिन इसकी जो सरफेस की लेयर जो है, जो बाहरी परत है, ये और ज्यादा फैलनी चालू हो जाती है, और थोड़ा तारा कम ठंडा होने चले जात मतलब उसकी जो टेम्परेचर है ये कम होती चली जाती, तारा तारा थोड़ा कूल डाउन होने लगता है, और फिर यहां से वो एक रेड जाइंट फेज में चले जाता है। हमारा सन के जितने बड़ा जो तारा है ये इसको अरबों सालों लगते हैं इस प्रक्रिया को करने में। लेकिन जो बहुत बड़े जो तारे थे, जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई, उस वक्त के बने हुए जो तारे थे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर वो बहुत ज्यादा मैसिव हैं तो वो जल्दी उनकी उम्र जो है वो खत्म हो जाती थी, और इस तरह से पूरे एलिमेंट जो है ये बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ उनके अंदर में, और वो जो एलिमेंट्स उनके अंदर में बने थे वो पूरे जो यूनिवर्स है उसमें उन्होंने फैला दिया, और इस तरह से आपके और मेरे अंदर में वो सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल उसी मात्रा में, तकरीबन उसी मात्रा में मौजूद है जिस मात्रा में पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि जब कोई छोटा तारा मर जाता है तो ऑल दैट रिमेन्स इज एन एक्सपांडिंग गैस शेल, सिर्फ एक गैस शेल बनी रह जाती है जिसे प्लेनेटरी नेब्यूला कहा जाता है। अभी हमने आपको इसके पहले की स्लाइड है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो सन से 8 गुना जो छोटे तारे हैं वो रेड जाइंट, फिर गैस शेल्स, फिर उसके बाद व्हाइट डॉर्फ में इसमें कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही जो शानदार एक घटना हुई है सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है क्या? तो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन एक बहुत ही बड़े तारे का एक बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। ये जब एक्सप्लोजन होता है तो तारे के जो ब्राइटनेस है इसमें जबरदस्त तरीके का इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है ये बाहर फेंकता है। 10 सेकंड में एक सुपरनोवा तकरीबन 100 सूरज के बराबर की एनर्जी जो है ये बाहर फेंक देता है, और बिल्कुल इसी के साथ उसके अंदर का जो भी एलिमेंट उसने बनाया है ये पूरे यूनिवर्स में छितरा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों कि जब कोई बहुत बड़ा जो तारा होता है, जब वो अपने आखिरी स्टेजेस में होता है, अगर वो सूरज से 20 गुना ज्यादा तेज है तो वो एक प्रकार के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल में अलग अलग जो चीजें हैं वो होती हैं जिसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं। एक्रीशन डिस्क दरअसल एक गैसियस एक्यूमुलेशन है, जो मैटर है उसके इर्द गिर्द में जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो डिस्क होता है, इस पूरे रीजन में दरअसल
एक्स रेज जो है ये बाहर निकल रही होती हैं और ये गैसेस बड़ी तेजी के साथ में घूम रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह का इवेंट होराइजन भी होता है, हम देखते हैं कि ये क्या है और ये अलग अलग टाइप की क्या चीजें हैं। तो जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं दोस्तों, वो और कुछ भी नहीं बल्कि, अगर जैसा हमने पहले मैंने आपको बताया कि वो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है उसके अंदर का उसमें बना हुआ एक कर्वेचर है, वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि हमने देखी कि तारों के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा गैलेक्सीज के बारे में, हम देखते हैं। हमने देखा कि एक तारों का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। कुछ तारे जो है वो ब्लैक होल बनते हैं, कुछ बेहद मैसिव तारे ब्लैक अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे फट के ब्लैक होल बनते हैं। उससे थोड़े कम मैसिव जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, और हमारे सूरज जैसे जो तारे हैं ये व्हाइट डॉर्फ बन के फिर आखिरी में ब्लैक डॉर्फ बन के ये हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स में शांत हो जाएंगे। तो इन तारों से बना पड़ा है हमारा पूरा आसमान जो हमें सामने में दिखाई देता है। हम एक चीज कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, तो गैलेक्सी और कुछ नहीं है बल्कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जहां पे गैसेस भी है, डस्ट भी है, इनको हम गैलेक्सी कहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। अगर हम इसके साइड से देखें तो ये हमें एक फ्लैटेंड डिस्क के जैसा ही दिखाई देगा। इसे ये स्पाइरल हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सीज अलग अलग प्रकार की होती हैं। हबल टेलीस्कोप से हमने ये देखा है, और जो हबल थे वैज्ञानिक, उन्होंने चार अलग अलग टाइप की जो गैलेक्सीज है उसका क्लासिफिकेशन किया था। इलिप्टिकल कुछ गैलेक्सीज होती हैं, कुछ होती स्पाइरल गैलेक्सी, कुछ होती इर्रेगुलर गैलेक्सीज। इर्रेगुलर गैलेक्सीज का कोई शेप वगैरह नहीं होता, और इसके बाद में सब क्लासिफिकेशन होते हैं। और एक होता है गैलेक्टिक क्लस्टर। ये अलग अलग जो गैलेक्सीज हैं इनको मिलके बना है, इसलिए मैंने आपको बोला था M87 वर्गो सुपर क्लस्टर, जो गैलेक्सीज का जो पूरा का पूरा एक झुंड है उसे क्लस्टर कहा जाता है। तो M87 वर्गो सुपर क्लस्टर के में हमने देखा था। तो जो पहली गैलेक्सीज थी दोस्तों वो बिग बैंग के तकरीबन 100 मिलियन ईयर के बाद ही, यानी 10 करोड़ साल के बाद ही वो बन चुकी थी। हमारी अपनी गैलेक्सी जो है तकरीबन 1300 करोड़ साल पुरानी है।